जैसे मेरा बच्चा, मैं आज सुबह आशीष को बता रहा था, हम बात कर रहे थे, पूरा दिन चर्चा चल रही थी, तो हमारे जीवन के विषय में कुछ बातें चल रही थी। तो बोले, आशीष कहने लगा कि डॉक्टर साहब फिर ये संघर्ष की आदत कब पड़ी, मतलब ये कब शुरू हुआ। मैंने कहा मुझे कोई दिन याद ही नहीं है जब मैंने संघर्ष नहीं किया। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, पर मैं करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है करना। ऐसा कैसे? मैंने कहा मैं जेब खर्ची मांगता था जब मैं लगभग 10 साल का रहा होऊंगा, 9 या 10 साल का। तो मैं अपने परिवार के लोगों से जेब खर्ची मांगता था, और जेब खर्ची में मैं ठगी करता था उनसे। ठगी कैसे करता था? मैं एक बारी मेरे से चिलम फूट गई ओके की। ओका भरते भरते ना, दादा का ओका भरते भरते चिलम फूट गई। चिलम फूटी तो मेरे दादाजी कुछ नहीं बोले। एक मेरा चाचा आया, चिलम फोड़ दी, तू मारा तड़ाक, मेरा थप्पड़ मारा। ओ मेरा दादा बोला, भाई क्यों मारा है? बोला चिलम फोड़ दी। तना थोड़ी कदे आज तक चिलम? बोला ना। तना कदे ओका भरया हो तो चिलम फूटेगी तेरे पे? जो आदमी काम करेगा उसी पे तो फूटेगी। यू है भरा है, इस पे फूटेगी तो क्या हो गया? कह नहीं देगा छोरे ना कुछ भी। इतने में दूसरा आ गया, एक उन्हें टेक क्या चिलम फोड़न पे। मैं बोला था, मगर पीट लिया था मैं इस बात पे तो। बोला मना को नहीं बेरा था, मगर पहले हम सारे सलाह कर लिया करो कि इस बात पे कौन से ने पीट लिया हो। दूसरा दो भी पिटना रहे, तीसरा और तुम कान आ गया, मगर पीट लिया मैं, मैंने दूर तर होकर मैं पीट लिया इस बात के ऊपर। क्यों? जितने थे सारे सारे अपना नंबर लावा, चलो सारे सुधारेंगे मना। मेरे दिमाग में आई, मगर ये तीनों पिटने तो पहले बात नहीं करते आपस में, तो ये क्या पे नहीं करते होंगे, इसका मतलब सारे आपस में अलग अलग हैं। मना अगले दिन ज्योमेट्री लेनी थी। मैं दादा था, बोला मैं दादा ज्योमेट्री के 5 रुपए दे दे। दादा ने दे दिए। मैं मेरी माँ तो रह गया, माँ ज्योमेट्री के 5 रुपए दे दे। माँ पे भी ले लिए, और दोनों तीनों चाचा पे भी ले लिए। तो ज्योमेट्री एक लेनी, मैंने 5-5 रुपये 5 पे ले लिए, 25 हो गए। अब ज्योमेट्री तो एक आनी, 5 रुपये आए। अब वह ज्योमेट्री मैंने लिया सब तो दिखा दी, तो सारे न्यू सोच रहे कि मेरे वाले पीछा आई। अब उस बात का, अब मैंने उसका सस्का पड़ गया। जो भी सामान लेना 4 जगह तो पैसे ले। अब एक दिन में 2 जने इकट्ठे बैठे, देखो वो फिर बात यह है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती। अब मैंने यह काम बचपन में कर लिए तो बड़े होकर छोड़ दिए। कोई बड़ा होकर करने लग रहा है, थोड़े दिन में छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसने पता चल जाएगा कि यार एक बार भरोसा टूटना पड़ा फिर दोबारा नहीं बनता। तो वो एक बार इकट्ठे बैठे तो उन्होंने जिक्र कर दिया, बोला तो ना वो लेना था, लिया आया? बोला हाँ। बोला पीछे बच रहे हैं। और दूसरा बोला तेरे पते भी लेके गया था, अगर हम मेरे पते भी लेके गया था, अगर पूछ किसी और पे भी लेके जा। फिर पता चला कि ये तो सारों के साथ जो कर रहा है भाई, गड़बड़ कर रहा है। फिर उन्होंने घर को ना मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए कि इसको थोड़ा सबक दें, उन्होंने मेरे को बोला आज के बाद तेरे को जेब खर्ची मिलने की नहीं। मुआन यूं थोड़ी है जेब खर्ची नहीं मिलने की, ये की बात है, अगर क्या अपने घर वालों को तो चले। बोला एक रास्ता है, मगर के बोला ये गांव में जितने दुकानदार बैठे हैं, हमारे खेत में ना सारे फ्रूट, मतलब अमरूद, आम, जामुन, और जितनी सब्जियां, और जितने मतलब गाजर, मूली, शलगम, सब कुछ होया कर दिया अपने खेत में। तो दुकानदार जो थे वो भाई मंडी में लेकर जाने से पहले एक बार हमने भी दे दिया करो, कुछ ऑर्डर लिखवा दिया कर दे मेरे चाचा के पास, तो वो ले आकर उन्हें दे देंगे, बाकी की बेच आया करते मंडी में। तो मेरे को उन्होंने कमांड दे दी, भाई सवेरे स्कूल में जाने से पहले रात को जाके गांव में दुकानदारों को ऑर्डर ले ले किसने कितनी सब्जी चाहिए, और सवेरे जितनी तेरे पे चलती हो खेत में तो सब्जी सप्लाई कर दे, जो पैसा आएगा वो तेरा, वो तेरी कमाई। तो मैं जी 4 बजे उठता, और जितने भी झोले मैंने पाचन थे मैं सारे लेकर खाली झोले लेकर चलता, क्योंकि वो लालच कि ज्यादा पैसे कमाने हैं वो वाला।
और वह उसमें सब्जी भर भर के, एक इस कंधे पे, एक इस कंधे पे, एक हाथ में, ए न्यू पांगा पांगा हो के किसर पिसर के चुकर मर्जी मैं गांव में सप्लाई करता। तो सारे गांव के दुकानदार मेरे कर्जदार हो गए। मैंने लेना आया करता पैसा। लेकिन उस स्ट्रगल ने मुझे कमाना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, कि अपनी मेहनत से मैं जो जेब खर्ची करता था वो अपनी मेहनत से करता था। ये मैं 10 साल की उम्र में करता था। मुझे वो बात याद थी अपने परिवार की। तो जब मेरा बेटा छोटा था, वो जब मुझसे कोई किताब मांगता तो मैं उसे ये बोलता था कि तुझे कमानी पड़ेगी ये किताब। तो वो बोलता कैसे कमाऊंगा? तो मैं बोलता था 1 हफ्ते तक तुझे घर का ये काम करना पड़ेगा तो तुझे ये 4 किताबें मिल जाएंगी। तो अब उसने वो किताबें कमाई हुई है। अब उनकी पूरी लाइब्रेरी बना रखी है, पूरा एक रजिस्टर बना रखा है। वो अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए देता है, जैसे लाइब्रेरी वाला देता है, फिर उनसे वापस लेता है कि तेरे को ये 1 हफ्ता तक फ्री है, 1 हफ्ते के बाद फिर पैसे लगेंगे अगर तू दे के नहीं जाएगा तो। मतलब वो इस टाइप से उसको मैनेज करता है कि वो मैंने कमा रखी है बेसिकली। तो अब उसे मेहनत की कदर पता है अपने बच्चे को। जिस बच्चे को हमने मेहनत करना नहीं सिखाया, स्ट्रगल करना नहीं सिखाया, वो परिवार के ऊपर फिर परेशानी का सबब बनेगा। ऐसे धीरे धीरे करके हमको जिंदगी के बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि स्ट्रगल क्यों जरूरी है। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं, आपको भी यदि अगली पीढ़ी को कुछ देना है और यदि आप अगले पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर समाज बनाना चाहते हो, एक पीढ़ी को पूरा संघर्ष करना पड़ेगा, जान की बाजी लगाने तक करना पड़ेगा। और हो सकता है जान की बाजी लगानी ही पड़े, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हमारे देश के 7.5 लाख तो रजिस्टर्ड क्रांतिकारी हैं जिनके नाम है कि इतने लोगों ने तो शहादत दी है। कितने लोगों का तो पता ही नहीं चला जिन्होंने अपनी शहादत दी इस यात्रा के अंदर। तो सोचो, एक पूरी पीढ़ी ने शहादत दी है तब जाकर के उनसे पीछा छुड़ा है। तो अभी इन काले अंग्रेजों से अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए और अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए एक पूरी पीढ़ी को अपनी जान हथेली पे रख के चलने पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। और यदि आप लोग इसके लिए तैयार नहीं हो तो आपकी अगली पीढ़ी को देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा ये स्ट्रक्चर है समाज का, और समाज को बताने वाले लोग भूल जाते हैं कि अगली पीढ़ी को बताना है कि हमने बच्चों से मेहनत करवानी है। 100 एकड़ के जमींदार को भी अपने बच्चे से मेहनत करवानी है, और उसको उस गरीब आदमी जो गांव में जिसके पास जमीन नहीं है उसका बच्चा और 100 एकड़ वाले का बच्चा जब एक स्कूल में पढ़ेगा और दोनों बच्चों की बराबर इज्जत होगी, तब जाकर के समाज का निर्माण होगा ना। 100 एकड़ वाले की ज्यादा इज्जत हो, ज्यादा सुंदर कपड़े पहनने वाले की ज्यादा इज्जत हो, और जो मेहनत मजदूरी करने वाले के तो कपड़े ऑलरेडी गंदे होंगे। जो जमींदार खेत में काम कर रहा है, किसान चाहे कितने को जो काम करने वाला है उसके तो कपड़े गंदे ही होंगे, सीधी सी बात है। तो गंदे कपड़े का मतलब ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। यहां इन्होंने हरामखोरों ने उल्टा कर दिया। मतलब कपड़े मैले हैं, अगर उसको गंदे ना कह लो, मैले हैं या मिट्टी लगी हुई है या सने हुए कपड़े हैं, उसकी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए अगर कम और ज्यादा ही करनी है। अदरवाइज हम सबकी बराबर इज्जत हो, सब बराबर बैठे हो, सब बराबर चर्चा करते हो, सबकी समझ। अभी कुछ लोगों को रिजेक्ट करना पड़ता है। जैसे कोई भाई अपने को राय देने के लिए आता है तो मैं बोलता हूं भाई अपनी राय को लिख कर दे दो। दूसरी बात, मैं तो राय केवल उसकी एक्सेप्ट करता हूं जो साथ में लग के काम करता है। अगर आप 3 दिन के लिए आए हो और अपनी राय देके जाना चाहते हो तो जयराम जी की, मैं नहीं लूंगा आपकी राय। मेरे पे ऑलरेडी इतनी समस्या, मेरे पे ऑलरेडी प्लानिंग इतनी है कि मैं नहीं पूरी हो रही मेरे पे, एक और दे जा तुम। अब पहले बोले हो नो रे यार, है जो आपकी राय है उसको देखो, आइडिया जिसका है उसको इंप्लीमेंट वही सबसे बेहतर कर सकता है। मोर्चे में ये ट्रेनिंग का आइडिया हमने दिया था कि ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को बात समझ में आएगी तो लोग जुड़ेंगे। जुड़े लोग। अब जिनका आइडिया नहीं है वो ट्रेनिंग देकर दिखा दो 3 दिन।
करके दिखाओ ना। 3 दिन बताने का सामान्य नहीं है। देखी थी करके कद है। सिर्फ ये थोड़ी है, यानी ये अनुभव जो है, जिसका जैसा अनुभव है, जिसकी जैसी यात्रा है, वो वैसे अनुभव पे चलेगा। तो इस यात्रा में मैंने जो बात शुरुआत की थी कि भाई ये तंत्र आपका गला घोंटने के लिए तैयार बैठा है। आपका संगठन हुए बिना बात बनेगी नहीं। आप संगठित होगे तो बहुत सारे विचार आएंगे। हर विचारधारा को समाहित करना, हर विचारधारा को सम्मानित करना, हर विचारधारा के साथ चलना, यह बड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के लोग ढूंढकर एक ही मोर्चे में 4 मोर्चे बना लो, फायदे में रहेंगे। क्यों जी भाई? ये वाले इस थॉट प्रोसेस क्या है, ये वाले जब ये मोर्चा बड़ा हो जाएगा, देखो परिवार जब बड़ा हो जाए, बड़ा परिवार से अब आप सारे लोगों से मैं बात करने लग जाऊं, मान लो अभी मैं ये परिवार इतना बड़ा हो गया अपना, आज वाले जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे 10-10 मिनट बात करने लग जाऊं, सिर्फ 10 मिनट बात करने लग जाऊं, और मान लेते हैं हम 300 लोग हैं, 3000 मिनट हो गई। 3000 मिनट को 60 से भाग दो, 50 घंटे बनते हैं। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। सिर्फ यहां बैठे लोगों से 10 मिनट बात नहीं कर सकता मैं, फिर कैसे बनेगी बात भाई? फिर इसका तरीका यह बनेगा, अपने अपने न्यारे गैंग बना लो। अब गैंग शब्द को लोग करो तो तू गैंग कह रहा था, अरे भाई मैं ग्रुप कह रहा हूं यार, उन्होंने वो किया है। आप ग्रुप बना लो, टीम बना लो, टीम सुतरा शब्द है, देख लो गैंग है मतलब सारों का एक ही, ठीक। टीम बना ली, एक जैसी सोच के एक जगह बैठ जाओ। अब एक जैसी सोच के 20 लोग इकट्ठे हो गए, 20 लोग अपनी सारी बात बीच में रख दो, वो सारी बातों का निचोड़ 5 मिनट में बताया जा सकता है। अब इतने ग्रुपों से बात की जा सकती है, समझ गए? इसका मतलब एक टाइम पर आपको अलग ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। तो ई बन जाए तो के टोटा है, तो जो जिसके ग्रुप में शामिल होना चाहे हो जाए। तो इसको मोर्चा टूटना नहीं कहते हैं। कुछ लोग ऐसा वहम फैलाते हैं। और एक सिंपल सी बात है, मैं एजुकेशन की ट्रेनिंग करने लगा, तो जो बच्चे का टैलेंट बताने वाला काम है, इस पे काम करने वाला मैं पहला आदमी हूं इंडिया का। अब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेनी है तो अपने पास आना पड़ेगा। अब जो लोग अलग अलग दुकान खोल के बैठे थे काउंसलिंग वाले, वो ट्रेनिंग लेने के लिए आ गए। अब उनको पता लगा यार ये तो बहुत ही अलग चीज है। उन्होंने जाकर के जो मेरे रिजेक्टेड सॉफ्टवेयर थे दिल्ली से, वो उठा करके वो चालू कर दिए। और एक बंदा तो ऐसा कलाकार है, बंदा ट्रेनिंग लेके गया मेरे से 2013 में, और आजकल वो दुनिया को बताता ये है कि बल्हारा को तो मैंने ही सिखाया है। आपके रोहतक में है। हम फिर भी नहीं, मेरे पास फोन आया किसी का वहां से, बोला डॉक्टर साहब वो था ना अपने साथ ट्रेनिंग में, वो दूसरा बंदा था उसने भी ले रखी थी। बोला वो था ना ट्रेनिंग में, वो कहा, बोला वो तो न्यू न्यू कवा है, लोग आता है। मैं कोई बात नहीं। बोला फिर आप उसके खिलाफ वीडियो बना दो, पागल है के? बोला फिर वो ऐसी बात बोल रहा है। मैं कहा नहीं, एक बात बता, वो अपनी ट्रेनिंग लेके गया, उसको नॉलेज हो गया। अब जब वो लोगों को बता रहा है, कम से कम वो परस्त तो नहीं कर रहा, गलत नॉलेज तो नहीं दे रहा, बात तो वही बता रहा है, तुम्हारा ही काम कर रहा है, अपने नाम से कर रहा है, कर लो, क्या दिक्कत है, उसको करने दो। बल्कि वो और कमाल की बात यह है कि जिसका फोन आया था वो एक दिन मेरे पास बैठा, और वो जो मेरा तथाकथित गुरु है उसका फोन आया, मेरे पे फोन आ गया। मगर ये तो फोन आ गया भाई, देखो वहां क्या होगा, तो मैंने लाउड स्पीकर ऑन कर लिया। हाँ जी सुनाओ भाई, सब क्या होते सुना भाई। गुरु जी प्रणाम। माँ जी प्रणाम। बताओ। गुरु जी लुधियाना जाऊं था,
और कुछ पुलिस वाले हैं और कुछ डॉक्टर हैं और उनमें कुछ टीचर्स भी हैं, मगर ठीक है। और मैंने आज तक ऐसे 3 लोगों का मिश्रण तो सेमिनार नहीं किया। अब मैं क्या करूं, मैंने क्या बोलना वो बता दो। मगर मैं 15-20 मिनट की एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजता हूं, उसमें से मेन मेन पॉइंट बोल के फिर उसको इलस्ट्रेशन तो कर लेगा, मैं तेरे को भेजता हूँ, ये पॉइंट बोल देना और चल जाएगा तेरा काम। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। मैंने उसको वॉइस मैसेज भेज दिया फिर 20-25 मिनट का, और वो फिर पोस्टर लगाता है, ग्रैंड सेमिनार, बढ़िया सेमिनार। मुझे क्या दिक्कत है भाई, मैं खुश हूं। वो किसी को गलत रास्ता नहीं दिखा रहा है। तो अगर मोर्चे से ट्रेनिंग लेकर आप में से कोई नया मोर्चा बनाना चाहता है, नई विंग बनाना चाहता है, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते ही ये हैं कि जितने लोग हैं उतने ही ग्रुप बन जाएं, उतने ही मोर्चे बन जाएं और उतने ही संगठन बन जाएं, और सर और इस मंत्रालय में बैठे लोगों को, इन चोरों को पता ही ना चले कि ऊर्जा कहां से आ रही है और कहां जा रही है। बात खत्म। मतलब आप एक आदमी के जाने आने से फर्क पड़ना नहीं चाहिए, इतनी यात्राएं चालू कर दो, क्या दिक्कत है यार। हम तो चाहते ही हैं, हमारे अलग होने में ही हमारी ताकत है, क्योंकि जिस दिन हमारे में से किसी एक के ऊपर आंच आएगी, अपन अलग रह ही नहीं सकते, हम लोगों को इकट्ठा होना ही होगा। तो कंस्ट्रक्शन करते समय जिसकी जैसी यात्रा, जिसकी जैसी समझ, जिसकी जैसी स्थिति, वैसे वैसे काम करो और अपने अपने साथी ढूंढो, अपनी फ्रीक्वेंसी वाले, जैसे आपको चाहिए। तो भैया जिसको जैसे साथी चाहिए वैसे वैसे ढूंढ लेंगे।